Hello everyone, welcome to MBA Karo. Today is day 9 of September sprint and I'm sure you are already enjoying this series. और आज की क्लास में हम डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे. Like last time we had bar graph, line graph. Today we will do pie chart and spider chart. And scatter plot. So different chart based DI. If you look at the data interpretation and logical reasoning section, uh, like for the past few years it has been 4 sets or 5 sets. वो वेरी करता है. लास्ट ईयर 5 sets आ गए थे, उससे पहले 4 sets होते थे. तो अगर 5 sets आते हैं तो टिपिकली एक DI सेट आता ही है. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक भी DI डायरेक्ट ना आए, बट एक DI सेट टिपिकली आ जाता है जो कन्वेंशनल चार्ट बेस्ड होता है. So we are going to cover different kind of charts in today's video. If you are new to the channel, please don't forget to subscribe to the channel for great content on all MBA entrance examinations. And we have a course for CAT and other MBA entrance exams. So if you are preparing for these examinations, you can check out our course, which helps you prepare for all exams, not just CAT. और अगर आप अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं और उनके मॉक टेस्ट आपको अवेल करने हैं, सो वी हैव मॉक टेस्ट बंडल फॉर ऑल एग्जाम्स in which you will get mocks for NMAT. Apart from CAT, you get from for NMAT, SNAP, ZAT, etc. तो अगर आपको क्लब मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और मॉक टेस्ट देना है, so this is the best thing which you can get for different exams. So this is our schedule. Today is day 9 and we are going to have chart based data interpretation. या तो ये पूरा चलेगा 30 days तक सीरीज चलेगी, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे सारे सेक्शंस के. तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक टच हो जाएंगे एंड यू विल लर्न अमेजिंग वेज टू सॉल्व क्वेश्चंस across different topics. So let's start. So before that, please do like this video and share with your friends who are preparing for CAT 2025. So this is the first question. This set says that the pie charts show the annual expenses of a person in the years 2023 and 2024. So यहाँ पे expense दिए हुए हैं, right? अलग-अलग heads में दिए हैं. And it says that it is also given that the decrease in medical expense as compared to the previous year is thrice the increase in miscellaneous expenditures. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है कि टोटल एक्सपेंस कितना है, बट जस्ट हमें यहाँ पे दिया है कि डिक्रीज इन मेडिकल एक्सपेंस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज थ्राइस द इंक्रीज इन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स. तो जब पाई चार्ट में कोई टोटल वैल्यू नहीं दी है, सो वी कैन नॉट फाइंड एनी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू. तो ये हमने पिछली बार भी क्लास में देखा था जो DI की क्लास थी. इफ यू आर गिवन ओनली योर रिलेटिव टर्म्स, सो परसेंटेज है वो एक रिलेटिव टर्म है और कंपैरिजन बेस्ड चीजें हम निकाल सकते हैं, बट एब्सोल्यूट नंबर नहीं निकाल सकते. तो लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच दिस सेट. अब एक्सपेंसेस दोनों साल में नहीं दिए किसी भी ईयर्स में, तो एक्सपेंस हम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में 100x और सेकेंड ईयर में 100y, राइट. और फिर ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, डिक्रीज इन मेडिकल एक्सपेंसेस. अच्छा, मेडिकल एक्सपेंसेस कहते हैं दिस सिल्वर वन, so it is 9% here, and here it is green one which is 6%. So 9x और decrease होके 6y बन गया. So it is saying 9x minus 6y is 3 times of thrice the increase in miscellaneous expenditures. अच्छा, अब ये कह रहा है miscellaneous expenditure में increase आ गया, right? तो मतलब जो miscellaneous expenditure that is purple one, this is 6%, और यहाँ पे भी ये 6% ही है, 6% है. तो इंक्रीज कैसे आएगा? तो डेफिनेटली y और x की वैल्यू डिफरेंट होगी. अब इंक्रीज आया तो ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है. तो वी विल सब्ट्रैक्ट 6y माइनस 6x. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आप x माइनस y नहीं करोगे क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है, राइट. तो व्हेन वी इंक्रीज इट, तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं. 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 18y माइनस 18x. तो x और y एक साथ ले लो, दैट इज 27x इज इक्वल टू 24y. तो हमें क्या आ गया, x अपॉन y इज 24/27 और 8/9. तो 2 ईयर्स का जो एक्सपेंडिचर है दैट रेशियो इज 8:9. ठीक है, तो हमें ये रेशियो मिल गया. अब इस रेशियो से हम आंसर्स कर सकते हैं. सो हम मान सकते हैं एक्सपेंडिचर 800 है, 900 है, 8,900, 8,000 and 9,000 does not matter. So basically
8:9 में एक्सपेंडिचर है। तो चाहे आप इसे 800 और 900 मान लो या कुछ भी ले सकते हो। Now the first question is, on how many items did his expenditure increase in 2024? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स है। हर 7 में कैलकुलेट नहीं करेंगे, थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे। लॉजिक कैसे लगाएंगे, देखो ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 8:9 हो गया, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब वी विल गो कैटेगरी बाय कैटेगरी। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, दैट इज रेंट। ओके, देखो अगर पाई चार्ट पढ़ना है तो टिपिकली ऐसे होता है पाई चार्ट। जो पहला है रेंट है वो सबसे पहले है, फिर उसके बाद फूड है, मेडिकल एक्सपेंस है, जस्ट व्यू की कोई ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ। बाय डिफॉल्ट जब चार्ट बनता है तो उसका ऑर्डर ऐसा रहता है, कभी कभी ऑर्डर चेंज कर देते हैं। एक बार पहले देख लो कि ऑर्डर वही है जिस ऑर्डर में ये नाम दिए हुए हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड लेजेंड्स। तो नाउ 43% था, अब यहाँ 44% हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज, इजंट इट। 43 अगर 44 हो जाएगा तो इंक्रीज है, और ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है ना, तो देयर इज इंक्रीज इन दिस, सो इट इज सेइंग दैट इंक्रीज, सो देयर इज इंक्रीज। सेकंड 16% था, 15% है। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 16% ज्यादा है, पर एक्चुअल में क्या है 128 है, और 9 का 135 है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। देखो मेडिकल एक्सपेंस तो डिक्रीज है, वो हमें दिया था क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शंस में ही दिया है कि मेडिकल एक्सपेंस डिक्रीज है, तो दैट इज नॉट एन इंक्रीज। तो एक साइड हम टिक मारते चलते हैं, दिस डिक्रीज। 6% 7%, पहले 6% था 7% हो गया, ओवरऑल तो इंक्रीज ही हुआ है, सो वी आर सेइंग इंक्रीज। 17% हैज बिकम 19%। ठीक है, मैग्नीफाई भी हो रहा है, 9:8 में इंक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, एंड दिस इज 3%, दिस इज 3% एंड 6%। अब देखो इन दोनों चीजों को ध्यान से देखना, 3% और 6%। आप कहोगे ये तो सेम रह रहा है, बट ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज। सो एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस बोथ विल इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज although the percentage remains same 3 and 6%, but the overall expenditure is increasing. तो अगर ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो ये दोनों वैल्यूज भी आपकी बढ़ रही हैं। अच्छा, अब कितने में इज सेइंग दैट हाउ मेनी आइटम्स डिड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो सब में इंक्रीज हुआ, एक में नहीं हुआ। नाउ कई लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आते हैं, ऑल बट वन, ऑल बट टू। ऑल बट वन मीन्स सब में हुआ बस एक में नहीं हुआ, एक्सेप्ट वन, राइट, यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट वन, सो दैट इज ऑल बट वन। सब में इंक्रीज हुआ, सिर्फ एक कैटेगरी दैट इज मेडिकल एक्सपेंस इट डिड नॉट इंक्रीज, सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज मेडिकल एक्सपेंसेस इन 2023 एंड 2024। नाउ पाई चार्ट्स में बहुत सिंपल होता है, आपको क्या करना है, मेडिकल एक्सपेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, 23 एंड 24 में आपको निकालना है रेशियो। तो क्या करोगे, पहले परसेंटेज लिख लो, यहाँ पे कितनी है, मेडिकल एक्सपेंस है 6% और यहाँ पे 9%, राइट, तो 9/6, 2023 एंड 2024, 9/6, और ओवरऑल क्या है 8:9, सो मल्टीप्लाई कर दो 8/9 से, तो 8/9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 गेट कैंसिल, सो दिस इज 4/3, 4:3 इज अवर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। What is the increase in his food expense from 2023 to 2024? ये हमने DI की पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि इफ यू आर नॉट गिवन एनी एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पे कोई भी हमें वैल्यू नहीं दी है, राइट, सिर्फ परसेंटेजेस का गेम दिया है, so we cannot find any absolute value, so it cannot be determined. We cannot find what is the increase in food expense. We can find in percentage terms, हम कह सकते हैं 10%, 20% या जो भी percentage terms में आएगा, but overall हम नहीं कैलकुलेट कर सकते unless we are given any of the values. If the monthly rent increased by 2600 in 2024, what was his expenditure on food in 2023? ठीक है, अब यहाँ पे भी cannot be determined है, पिछले क्वेश्चन में cannot be determined था, इसमें भी है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी है 2600, एक नंबर आ गया ना हमारे पास, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। So it says monthly rent increased by 2600. We need to find his expenditure on food in 2023. So graph comparison करना है। अब ये देखो कि
ये जो ग्राफ है ये एनुअल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है और यहाँ पे मंथली रेंट की बात हो रही है। ओके, तो हमें क्या करेंगे, इसे एनुअल रेंट में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज क्वेश्चन आपको जो ग्राफ दिया है दैट इज अबाउट एनुअल एक्सपेंस, और यहाँ पे भी एनुअल पूछा है 2023, सो कोई मंथ वाइज तो नहीं पूछा ना, मंथली नहीं पूछा, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो वी विल कन्वर्ट टू एनुअल। तो 26 into 12 will be 31200. Okay, so that is the increase. Now we will find using the relation that it was 8x and this became 9x, or to make it simple, that is 800x and 900x, that is the total expense. अच्छा, अब क्या कह रहा है कि rent increase by this, so what is rent? 43% and 44%, so 8 into 43, 43 into 8 will be 86, 172, 344. So 344x was the rent in 2023. तो यहाँ पे क्या आ गया, 44 into 9, 396, ठीक है। तो ये रेंट इन 24 है और ये रेंट इन 23 है। व्हाट इज द इंक्रीज? सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज 52x, दैट इज इक्वल टू 31200, so we get x is equal to 600. 600 means like you can calculate the values, right? Now we need to find expenditure on food in 2023. Food is 16%. तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि लाइक डेसिमल जीरोस होते हैं, ये थिंग्स को कॉम्प्लिकेट करते हैं, आपको सोचना पड़ता है, राइट? अब हम ब्लाइंडली करेंगे। 16 इंटू 8, 16 यहाँ परसेंट है, 800x है और x की वैल्यू कितनी है, 6 है, सो 16 इंटू 8 इंटू 6, so you can do, this is 48 into 16. Okay, then you can see the last digit is 8 which will match here. ठीक है, सिंपल सी टेक्निक है। अब आप क्या करते हो, मतलब टेक्निकली अगर आप इसको प्रॉपर निकालोगे तो क्या करोगे आप, यू मस्ट नो कि ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम बचाती हैं। ऑल्दो द क्वेश्चन इटसेल्फ इज इजी, बट ये जो टेक्निक है इससे आपका टाइम और बच सकता है। लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 16% ऑफ 800x, 800 एंड x इज 600, तो पहले आप ये कट करोगे, ये कट करोगे, इतना ड्रामा करना ही क्यों है, राइट? जस्ट राइट द नंबर्स। सो जितने जीरो बचाओगे, right, you save some zeros, maybe you are just saving 6 zeros, 10 zeros, तो हर क्वेश्चन में से छोटी छोटी चीजें जो हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं वो सब आप सेव करोगे तो आप देखोगे आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है। कई बार आप सॉल्व करते हो, आप क्वेश्चंस कहते हो कि यार मेरे एग्जाम में मॉक्स मुझे कॉन्सेप्ट आते हैं बट अटेम्प्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इन छोटी छोटी वजह से, छोटी छोटी जो चीजें होती है ये आपको फाइन ट्यून करती हैं परफॉर्म, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो हो सकता है अभी आप मान लो 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो क्वांट में या फिर डीआई में, तो आप 10 की जगह 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ी सी भी आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी तो आपके मार्क्स में सिग्निफिकेंट जंप मिलेगा और परसेंटाइल में भी, ओवरऑल सेक्शनल हर चीज में आपको सिग्निफिकेंट जंप मिलेगा। तो कभी भी आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं, ठीक है, हमें पता है कैनॉट बी डिटरमाइंड आंसर नहीं है, वी नो इट इज 16 into 800 into 600, 16% of it, तो जस्ट 16 8 एंड 6 लिख दो, राइट? अगर आपको निकालना भी नहीं है, बस ये देखो कि लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 आना चाहिए, ठीक है, लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए। अब इसमें लास्ट डिजिट 0 4 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, so that becomes our. I hope you are enjoying this series, so please do like this video and share it with your friends. And if you are not subscribed to our channel, please do subscribe it. It will help you a lot. चलो अब नेक्स्ट सेट करते हैं, पाई चार्ट बेस्ड, ये थोड़ा सा लॉजिकल है नेचर में। It says there are 5 working members in a house. The pie chart gives their contribution to the total family income. ठीक है, तो 5 लोग हैं, अक्षत, देवांश, कीर्ति, प्रेरणा एंड सस्मित, एंड दिस पाई चार्ट गिव्स देयर कंट्रीब्यूशन टू टोटल फैमिली इनकम। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे डिग्रीज में दिया है और यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। पहले क्या करना है कि पहले हमें से इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर दैट यूनिफॉर्मिटी। अब जिसको ये परसेंटेज कन्वर्जन नहीं आता, समझ लो 100% इज 360 डिग्री, so that means 1% is 3.6 degrees, so 3.6 can be written as 18 by 5,
तो आप या तो 3.6 से डिवाइड कर लो या 5/18 कर लो। तो 126 को कर लेंगे, 126 इंटू 5/18, 18 इंटू 7 126, 7 इंटू 5 35। अक्षत के उसमें आ गया 35। अगर 3.6 दिख रहा है तो 31, 36 इंटू 1 इज 36, 3 रिमेन्स, 3 एंड 6 36, 11% आ जाएगा। ये तो सीधे हो जाएगा 20%, 57.6, राइट। यू कैन डिवाइड बाय 3.6 ऑल्सो, ठीक है। अगर आप 36 की टेबल आती नहीं आती तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 57.6 इंटू 5/18, राइट। 8 इंटू 3 इज 54, राइट। और 54 के बाद क्या बचता है आपका 3, 36, तो 32 इंटू 5 160, राइट। बट आपको ध्यान रखना है हमने यहाँ पे डेसिमल ऐड कर दिया था, और वैसे भी 160% तो हो ही नहीं सकता, तो दिस इज 16। तो ये डेसिमल जीरो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये हैबिट बन जाएगी, डेसिमल्स को अवॉइड करने लगोगे, जीरोस को अवॉइड करने लगोगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये मेरे डिजिट्स हैं। 160% हो नहीं सकता, राइट। 1.6 बहुत छोटा हो जाएगा, 1.6 अगर पाई चार्ट का देखो कितना होगा, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन बनेगा ना, तो 16 आंसर होगा, ठीक है। तो आपको डेसिमल्स और जीरोस के बारे में कभी चिंता ही नहीं करनी चाहिए, राइट। क्योंकि वो स्कूल में होता था कि हमें, एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें जो ट्रेनिंग दी गई थी स्कूल में वो गलत तरीके से सिखाया होता है, राइट। तो लॉट ऑफ टाइम्स वी आर टोल्ड, मतलब हमें कोई ऐसे हैक्स नहीं सिखाते हैं, वी वर टोल्ड ऑल द लॉन्ग मेथड्स एंड बोरिंग मेथड्स। तो कई बार ऐसा हो सकता है कई बच्चों का इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं होता, ठीक है, और बोरिंग मेथड्स सिखाए जाते हैं तो स्मार्ट नहीं बना जाता। स्कूल का एजुकेशन आई बिलीव इज डज नॉट मेक यू स्मार्ट, ओके। तो यू नीड टू अनलर्न दोज थिंग्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो इसलिए हमारे चैनल को फॉलो करो, यू विल लर्न सच स्मार्ट टेक्निक्स। 5/18, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, इसे 648 रहने दूंगा। तो 18 से डिवाइड किया, 3 जा 54, राइट। 54, 10 बचा 108, दैट इज 6 टाइम्स, 36 इंटू 5 180, राइट। सो आई नो दैट इट इज गोइंग टू बी 18%। और मुझे 18% निकालना भी नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि देखो टोटल 100 होता है, ठीक है। तो ये देखो कि आप 5/18 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जो चीज इजी है वो करो, ठीक है। यहाँ पे क्या इजी है, 100 से सब्ट्रैक्ट करना। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, 46 हो गया, 66 हो गया, 82 हो गया, राइट। 82 हो गया, इन चारों को ऐड करके 82 आ गया। सो वैसे ही सब्ट्रैक्ट करके आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। सो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके निकालो, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालो, आपकी वैल्यू आ गई, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज we need to answer this that the pie chart below gives expenses under different heads। तो ये है अर्निंग, ये है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें 30% सेविंग हो रही है और बाकी एक्सपेंसेस है। अगेन पाई चार्ट में एक, जैसे यहाँ पे तो कलर है तो इजी टू आइडेंटिफाई है, कई बार शेड्स होते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द शेड्स? देखो कुछ कुछ शेड्स तो आपको दिख जाएंगे, जैसे ब्लैक वाला, यूटिलिटीज वाला आपको ब्लैक पता है, ठीक है। बट कहीं पे जैसे इंश्योरेंस है, ये आपको अदर्स आपको व्हाइट दिख रहा है, पर कुछ में इश्यूज आ सकते हैं, कई बार शेडेड पोर्शन क्लियर नहीं लगते हैं। तो ये ध्यान रखना, टिपिकली पाई चार्ट क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज फूड, सेकंड आएगा आपका क्लोथिंग, डॉट्स वाला, यूटिलिटीज इज ब्लैक, देन फ्यूल, देन एंटरटेनमेंट, देन इंश्योरेंस, अदर्स एंड लास्ट में सेविंग। तो ये ऑर्डर है। तो कई बार अगर आपको शेड समझ में नहीं आए तो यू कैन यूज दिस लॉजिक की पाई चार्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इंडेक्स है दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चलो ये हमारी हो गई अर्निंग एंड एक्सपेंसेस, राइट। ये जो अर्निंग है इसी का एक्सपेंस हो रहा है। अब क्वेश्चन पहला कहता है हाउ मेनी एक्सपेंस हेड्स एक्सेप्ट सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स को छोड़ के, कैन नॉट बी एंटायरली कवर्ड बाय देवांशस सैलरी। बस यही कर रहा था आपको, पहले चार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो दैट यू कैन कंपेयर द टू वैल्यूज। अब क्या है कि हाउ मेनी एक्सपेंस हेड्स कैन नॉट बी एंटायरली कवर्ड बाय देवांश सैलरी। सो देवांश की सैलरी कितनी है? देवांश की सैलरी है 11% है। अब ये कह रहे हैं एक्सेप्ट सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स को छोड़ के बाकी कितने ऐसे हेड्स हैं जो देवांश की सैलरी कवर नहीं कर सकती। देखो देवांश की सैलरी ये कवर कर सकती, ये कवर कर सकती, 11% तक पे कर सकता है, 4%, 5%, बट ही कैन नॉट कवर 12 एंड 25। सो ही कैन नॉट कवर टू एक्सपेंसेस विच इज फूड and entertainment. So food and entertainment he cannot cover. So it is asking how many? There are two such expense. Easy question है, just graph reading चाहिए। तो कई बार कैट में ऐसा ही होता है कि सिर्फ ग्राफ रीडिंग के बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम होता है।
कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कैट में जब भी डीआई आता है ट्राई टू सॉल्व द डीआई सेट, वो आपको एक बोनस मार्क्स मिलता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले बहुत कम केसेस होते हैं। एलआर में ऐसा हो सकता है कि आपको इंस्टेंटली सोचना पड़ सकता है। So let us look at the next set. It says Prerna, next question. Prerna's entire income is used in exactly two expense heads. Which of these cannot be that category? प्रेरणा की जो इनकम है वो टू एक्सपेंस हेड्स में गई। तो सबसे पहले प्रेरणा इनकम वाज 16%। ठीक है, अब जो 16% है वो एग्जैक्टली दो में डिवाइड होगी। अब देखो 16 कैसे बना सकते हैं इन सब कॉम्बिनेशन से। डेफिनेटली वी विल रिमूव दिस। तो एक बन रहा है हमारा 4+12, और क्या बन रहा है 5+11। सो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, या तो 511 होगा या 412 होगा। और 511 दो तरीके से बन सकता है, यहाँ पे भी 511 है, 5% है। ठीक है, अब देखो यूटिलिटीज कितना है, यूटिलिटीज इज द ब्लैक वन विच इज 5%, इंश्योरेंस इज this 8, fuel is the vertical lines, that is 11, and we have entertainment is 12. So it can be 4+12, so 12 is a possible one, 5+11, so 5 is possible, 11 is possible, 8 is not possible, so insurance वो possibility नहीं है। So we may have different combinations. Now another question could have been, in how many ways can it be done, right? So एक 4+12 है, 5+11 के भी दो केस बनेंगे। 5+11 के दो केस कैसे बनेंगे, because there are two items that have 5 and 11, so that are 5, so one is insurance, that is 11। तो इसका एक दूसरा फॉर्म हो सकता है, कितने वेज में बन सकता है। और 5% इज फॉर अदर्स एंड 5% इज ऑल्सो फॉर यूटिलिटी। सो इट कैन बी यूटिलिटी प्लस इंश्योरेंस, यूटिलिटी इंश्योरेंस प्लस अदर्स, और इट कुड बी 4+12 विच इज क्लोथिंग, एंड 12% is entertainment. So clothing and entertainment is also possible. So in three ways she can spend in exactly two items, but in insurance she cannot spend that, insurance cannot be that particular category. At most means maximum. How many expense heads can entirely be covered by Akshat's salary? At most means maximum. कितने heads can entirely be covered by Akshat's salary? अक्षत की सैलरी कितनी थी, 35%। ठीक है, 35% थी। अब हमें बताना है कि कितने कैटेगरीज ऐसी हैं कि जो उसकी इनकम से कवर हो सकती है मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी कैटेगरी देंगे, बिकॉज इफ यू गिव लार्ज कैटेगरीज यू मे नॉट बी एबल टू कवर सो मेनी कैटेगरीज। तो यहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो लेट अस पिक द स्मॉलेस्ट वंस, 4, 5, 5, 8, अभी देखते हैं कहाँ तक पहुंच गए, 4, 5, 9, 14, 22, 22 हो गया। ठीक है, अब हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। सो इफ यू टेक दिस स्टिल वी कैन कवर, राइट, सो वी कैन कवर अप टू 5। अगर चाहे आप 11 ले लो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो मैक्सिमम वी कैन कवर 5 ओनली, वी कैन नॉट कवर मोर देन 5 कैटेगरी। ओके, अब ये भी पूछा जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही कवर 5 कैटेगरीज। तो देयर आर टू वेज व्हिच आर डायरेक्टली विजिबल, वी विल ट्राई टू थिंक ऑफ सम अदर वेज आल्सो, क्या हम किसी और को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक लेट्स से वी कैन से दैट 5 इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन Akshat's salary entirely cover 5 expense heads? He has to cover 5 expense heads, right? तो हमने पहला केस क्या देखा, पहला केस हमने देखा कि ये इसने 5 लीस्ट वाले ले लिए। ठीक है, अब इस केस में देखो टोटल कितना बन रहा है, 9, 20, 33। सो इसमें बना आपका 33, 36 तक जा सकता है, राइट। अच्छा, दूसरा केस क्या लेते हैं हम, दूसरा केस हम लेते हैं कि जिसमें 5, 8, 4, 5 और यहाँ पे 12 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 34% कवर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब
ट्राई करते हैं कि 8 को ना लें तो क्या हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, राइट? तो अगर हम 8 को नहीं लेंगे, क्या हम 36 तक पहुंच सकते हैं? वी आर नॉट टेकिंग 8, राइट? सो 5 5 10 14, राइट? 14 प्लस 23 37, तो 8 हमें लेना ही लेना होगा. So there are only two ways in which we can cover. So if you exclude it, that is not possible. बस तो उस केस में आपका 37 पहुंच जाएगा. So मिनिमम आ जाएगा आपका 28 plus 9 37. So there are only two ways in which we can do this. Okay. All right. चलो next question देखते हैं. If the combined salary of Sasmit and Kirti are utilized entirely in exactly three expense heads, which of these is definitely one of them? ठीक है. क्या हो रहा है? सस्मित एंड कीर्ति की जो सैलरी है उसे 3 एक्सपेंस हेड्स में कवर कर रहा है. एग्जैक्टली 3 एक्सपेंसेस, मतलब ना कम ना ज्यादा. ओके. So Sasmit and Kirti. So Kirti was 20% and Sasmit was 18%. हमें क्या करना है? 38 कवर करना है एग्जैक्टली 3 में. ठीक है. अब 38 कैसे कवर हो सकता है 3 में? अब देखो कि अगर आप थोड़े बड़ी वैल्यूज पे जाओगे, क्योंकि 38 थोड़ा बड़ा लग रहा है रिलेटिवली. अगर हम 30 इंक्लूड करते हैं, कैन वी मेक 38? 34 सबसे छोटा है, फिर 5 है, तो 38 नहीं बनेगा. सो वी कैन नॉट टेक 30. अगर हम 25 लेते हैं, 25, देखो ऐसे क्वेश्चंस कैट में कई बार आते हैं कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं विद द गिवन डेटा. अब 35, अगर हम 25 लेते हैं, वी नीड 13 मोर. तो 4 अगर हम लेंगे तो 9 पॉसिबल नहीं है. बस 9 इज नॉट अ गिवन वैल्यू, राइट? So we can, if you put 5, then what's possible as 8. 25 5 8 आ गया. ओके. 25 में आपका क्या क्या आता है? 25 में इज फूड. देन 5 इज, देयर आर टू थिंग्स, वन इज यूटिलिटीज एंड वन इज अदर्स. तो यहाँ पे यूटिलिटी या अदर्स हो सकता है. एंड 8 इज योर इंश्योरेंस. दीज आर द कैटेगरीज दैट वी विल हैव. अब हम सोचते हैं 25 से कम करके देखते हैं. लेट अस से 25 ना लें तो क्या हो सकता है? 30 तो ले नहीं सकते, 25 नहीं ले रहे. So if you take 12 and 11, that is 23. We need 15 more. तो नहीं हो सकता. So we need to fill exactly 3 categories. ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा. And that should be exactly fulfilled. ऐसा नहीं कि like 38% का आप 35 भी fulfill कर रहे हो, उससे ज़्यादा कर रहे हो. So that 38 has to be fulfilled. So 25, 5 and 8. Now clothing is not one of them. Is definitely one of them कह रहा है ना. देखो clothing is not one of them. यूटिलिटीज एंड अदर्स में से एक आएगा, राइट? इंश्योरेंस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम. इंश्योरेंस तो होगा ही होगा. यूटिलिटी एंड अदर्स में से एक आएगा, राइट? इट इज नॉट श्योर, कांट बी डिटरमाइंड. पर दोनों में से एक जरूर आएगा. ठीक है. या तो यूटिलिटीज आएगा या अदर्स आएगा, बट दोनों साथ में नहीं आ सकते. तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, बट इंश्योरेंस इज डेफिनेटली वन ऑफ देम. इंश्योरेंस आना ही आना है. ओके. All right, so then is the next question. It says that if Akshat contributes an equal amount to all expenses, at least what percentage of the family saving constitutes of Akshat's income? ठीक है. तो ये कह रहा है कि अगर constitutes Akshat's income. So it says Akshat contributes equal amount to all expenses. Okay, we are saying at least. At least means minimum. What percentage of family savings constitutes of Akshat's income? ठीक है. अच्छा, अब क्या करना है कि पहले अक्षत की इनकम देखते हैं. दैट इज 35%. ही कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल अमाउंट टू ऑल एक्सपेंस. तो 1 6 7. ठीक है. ये सब में इक्वल दे रहा है, इक्वल दे रहा है. और फिर उसके बाद कुछ सेविंग्स में भी जा रहा है इसका. इन सब में इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है. ठीक है. अब क्या कह रहा है? एटलीस्ट. एटलीस्ट कहाँ जा रहा है? मिनिमम कहाँ जा रहा है? सेविंग्स में जा रहा है. अगर सेविंग्स में मिनिमम जा रहा है तो दैट मीन्स एक्सपेंसेस में मैक्सिमम जाएगा. So if he is putting savings, minimum in savings, so he will have maximum in other expenses, right? तो minimum maximum का ये concept होता है. अगर एक में minimum है
तो बाकी सब में मैक्सिमम होगा। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम ही कैन स्पेंड ऑन ईच एक्सपेंस, कितना स्पेंड कर सकता है। अभी देखो, सब में इक्वल स्पेंड करना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सब में इक्वल स्पेंड करना है। आप कहोगे कि 25 का 25 यहाँ कर देगा, नहीं, ही हैज टू स्पेंड इक्वल इन ऑल एक्सपेंसेस। अब देखो सबसे छोटा एक्सपेंस कौन सा है, सबसे छोटा एक्सपेंस है 4% वाला, दैट इज क्लोथिंग। तो ये 4% से ज्यादा तो एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो इन ऑल कैटेगरीज ही विल स्पेंड 4%, 4% amount to all expense, 4% of the total, right? Now he has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 4 into 7, ठीक है, 4 into 7, 28% एक्सपेंस हो गया, 28 परसेंटेज पॉइंट्स का एक्सपेंस हो गया 100 में से। वाई? बिकॉज ही कैन स्पेंड मैक्सिमम 4% ओनली इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी। की इनकम कितनी है, 35% है, और ये एक्सपेंस हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग। ओके, 7% आपका आंसर नहीं है, जो 7% आपको दिख रहा है आप कर दोगे कि 7% आंसर है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट एटलीस्ट, सो दिस इज द मिनिमम सेविंग, minimum saving, at least what percentage of family savings constitutes अक्षत संकल्प। फैमिली की सेविंग कितनी है, फैमिली की सेविंग 30 है, अक्षत सेविंग में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 7 कर रहा है। सो आउट ऑफ 30 अक्षत इज कंट्रीब्यूटिंग मिनिमम 7, राइट, ही कैन कंट्रीब्यूट मोर ऑल्सो, राइट। वाई मोर, यहाँ पे हम 4 की जगह 3% ही देंगे, तो यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर 21 ही होगा, तो सेविंग बढ़ जाएगी। हम कह रहे हैं मिनिमम सेविंग, मिनिमम सेविंग कब होगी, जब मैक्सिमम एक्सपेंड कर देगा। तो 28% एक्सपेंड कर दिया, 7% सेविंग हो गई, सो 7 आउट ऑफ 30। व्हाट इज 7 आउट ऑफ 30, you do up to into 100, so 70 by 3, 23.33, 23.33% आंसर आ गया। ओके, तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन इन दीज क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन की थिंग्स लगानी है। So in case you are preparing for CAT and other MBA exams and want to prepare in a structured manner, learning these techniques that we are discussing over here with the detailed preparation for the exams, you can check out our course. You can also buy section wise modules, ठीक है, तो आपको जैसे मान लो खाली क्वांट का प्रिपरेशन करना है, या खाली DLR करना है, या फिर खाली वर्बल करना है, that is also possible. Combinations are also possible. Okay, so now let's move to the next set. Let's read the set and understand it. It says a company manufactures 4 products A, B, C, D. ठीक है, ये स्पाइडर ग्राफ है, जैसे स्पाइडर चार्ट, रडार चार्ट, मल्टीपल नाम से बुलाते हैं, जैसे स्पाइडर, रडार चार्ट और पॉलीगन ग्राफ भी बोलते हैं कुछ लोग, तो टिपिकली रडार होता है, स्पाइडर चार्ट भी लोग बोलते हैं इसे। So they manufacture 4 products. To manufacture each product, the company incurs expenses across 5 heads. The cost distribution for each product is shown below. Now, अब एक चीज समझनी है कि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। देखो, पहले तो सेंटर 0 होता है, सेंटर इज 0, और फिर हम आउटसाइड डायरेक्शन में आते हैं। ये 10% है, सो ये 10% हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, और ये 40 हो गया। सिमिलरली अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन देखना है तो 10, 20, 30, 40, राइट। दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, लाइक लाइन ग्राफ, जैसे लाइन ग्राफ रीड करते हैं, जस्ट ये कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यूज रीड करनी। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से हमें ए के बारे में रीड करना है, ठीक है, तो ए का रॉ मटेरियल कितना होगा, रॉ मटेरियल ए इज ब्लू वन, तो रॉ मटेरियल 20 हो गया, ठीक है। फिर अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन एज 30, बिकॉज आउटर मोस्ट इज 40, ये 30 हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इसमें 30 हो गया। फिर लेबर कॉस्ट 0, 10, लेबर इज 10। फिर उसके बाद आता है आपका एडमिन कॉस्ट, राइट। तो आप कहोगे एडमिन कॉस्ट तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, गायब हो गया, कैसे हो गया, ठीक है, 0 पे आया क्या, कुछ नहीं आया ना। तो ये जो ग्राफ है इसको देखो कहाँ पे जाके टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक, यहाँ पे टच किया, तो दैट इज हाउ मच, 10% ओनली। एंड
फाइनली हम हैव टू फाइंड अदर्स, राइट। तो अदर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ यहाँ पे टच हो रहा है, तो बेसिकली ये ओवरलैप है। तो ग्रे वाला ग्राफ भी इसी के ऊपर ओवरलैप है, सो यू कैन सी ओनली वन ग्राफ एट अ टाइम, राइट। so others it is 30%, so it is like 20 30 50 70, this 100%, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है इन 5 डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। सिमिलरली अगर हम ये वैल्यूज देखें बीच में जो आ रही हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाले देखते हैं, ऑरेंज वाला जैसे बी है, ठीक है। बी में देखते हैं रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल इज बी का ग्राफ कहाँ पे 10%, सो रॉ मटेरियल 10%। Transportation, transportation if you see B is here only 10%. Then if you look at labor cost, this is 40, this is 30, this is 20, ठीक है, और ये बीच में पड़ रहा है, that is 25. Then if you look at admin cost, this is 10%, this is 20%. Between 10 and 20 it is 15%. And finally others is 40. So this is 45 plus 15 60 100%. तो दिस इज हाउ वी रीड द वैल्यूज, इस तरह से रीड करना है, सिंपल होता है। एक बार रीडिंग आ जाए आपको, क्वेश्चन इससे काफी सिंपल हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन सेज इफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी इज 96 एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट डी इज सोल्ड एट रुपीज 600, तो डी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। डी देखते हैं, डी इज द येलो वन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज हियर। डी का ट्रांसपोर्टेशन कितना 20% है, 20% of cost is equal to 96. 20% means 1/5 of cost. So cost will be equal to 96 into 5, 480. ठीक है, cost 480 हो गई and sold at rupees 600. We need to find percentage profit. तो selling price आपका कितना हो गया 600. So profit is 120 and profit is calculated on the cost price. Profit percentage will be 20 by 120 by 480, which is 25%. So the answer is 25%. Okay. All right. Let's see the next question. If the raw material cost of A is equal to labor cost of B equal to admin cost of C equal to transportation cost of D is equal to 100 per unit. Okay. What is the total cost of 1 unit of each of the products? अब यहाँ पे क्या दिया है कि raw material cost of A, ए की रॉ मटेरियल कॉस्ट है, बी की लेबर कॉस्ट है, सी की एडमिन कॉस्ट है एंड डी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द परसेंटेजेस। ए रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 20%, बी द लेबर कॉस्ट इज, बी इज ऑरेंज विच इज 25%, देन सी इज ग्रे वन, admin cost, C admin cost is 10%. And finally, D transportation cost. D is the yellow one and transportation cost is 20%. These are the percentages and the values are 100 each. Now 20% is 100, so 100% will be 5 times 500 cost हो जाएगी. This is 25% is 100, so total cost will be 400. 1/4 आपकी 100 है, तो total cost होगी 400. 10% is 100, so 100% will be 1000. Similarly, this will be 5. तो ये हमारी कॉस्ट आ गई, बस इनको ऐड कर लो 9 19 plus 5 24. The cost is 24. Okay, so quite easy. Okay, easy questions, just you should know how to read the graph. So the next question says if the admin cost of all products is same, ठीक है, सबकी admin cost same है, ratio of other costs of one unit of B and C, ठीक है, B C लेते हैं। सपोज इनकी टोटल कॉस्ट 100 B और 100 C है, तो एडमिन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इट इज सेइंग एडमिन कॉस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज सेम,
So admin cost is for B is like this is 40, 30, 20, 20, 15%, right? So admin cost हो जाएगी 15 B, and for C it is 10%. So that is equal to 10 C. So what we will get, B upon C is equal to 10 by 15 or 2 by 3. Right? Do not mark 2 ratio 3 as the answer. It is asking ratio of other cost. अब इसकी other cost कितनी है? 2 by 3. Other cost of B is 40%, and other cost of C is the gray one, which is 30%. That becomes 8 by, so the ratio is 8 ratio. Again, fairly simple. We just had to equate the parts, like admin cost of B is equal to admin cost of C, right? That is given. Total cost, we get the ratio, and from that we can find the ratio of other cost of B and C. If the total cost incurred by the company for the production of one unit of A, B, C, and D is in the ratio 1, 2, 3, 4, how much is the labor cost as a percentage of total cost if the company produces an equal number of units of all four products? ठीक है, तो जो total cost है that is 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4, or we need to find labor cost as the percentage of total cost, ठीक है, if the company produces equal number of units of all four products. तो एक काम करते हैं, ABCD कर लेते हैं, कॉस्ट ले लेते हैं 100, 200, 300 एंड 400. Full number of units, चलो एक यूनिट ले लेते हैं, each of them is producing only 1 unit. Now we need to find the percentage of labor cost. तो labor cost कितनी लगेगी? Labor cost is this one. So for A it is 10%, so 10 rupees. For B and D it is 25%, because 40, 30, 25. B and D it is 25%, and for C, that is the silver one or gray one, that is 20%. Right? अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. 25% of 200 is 50, 20% is 60, 25% is, तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 160 plus 60, that is 220. और टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1000. टोटल कॉस्ट 1000 थी, उसमें से 220 लेबर कॉस्ट आ गई, सो इट इज 22%. ठीक है, क्वाइट इजी क्वेश्चन. Okay, so I hope you are enjoying this session. So in today's class we are taking light data interpretation. ये चार्ट बेस्ड अगर typically आता है तो easy आता है, बहुत ज़्यादा difficult नहीं आएगा. The graph below shows the number of orders received and orders cancelled on a food delivery app during the 7 days of a week. So it shows orders received and cancelled on 7 days. ये है scatter plot. ये स्कैटर प्लॉट है. अब इसे रीड कैसे करते हैं? ठीक है, रीड करने का तरीका क्या होता है, इसको दो वैल्यूज लेनी होती है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो सपोज हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं, लाइक मंडे को ट्राई करते हैं. सो मंडे वी विल लुक एट दिस पोर्शन. सो ऑर्डर रिसीव्ड इज 600, एंड व्हेन यू लुक हियर इट इज बिटवीन 60 एंड 50. सो 55 आपका, अगर हम मंडे की बात करें, 600 रिसीव्ड एंड 55 cancelled. So let us say we are looking at Friday. 450 received and 40 cancelled. Like this we need to read the graph. So pretty simple. एक x में वैल्यू देखनी है, एक y में वैल्यू देखनी है. ठीक है. अच्छा, पहला क्वेश्चन कहता है on which day is the percentage of orders cancelled the highest. ठीक है, orders cancelled का percentage किस दिन highest है. ठीक, so अगर हम देखें कि cancelled का percentage कैसे निकालेंगे, we will find with respect to received.
तो अगर कैंसिल का परसेंट निकालें, कैंसल्ड अपॉन रिसीव। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देयर आर 4 ऑप्शंस, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। पहली चीज हमें देखनी है कि हमें इन चारों दिन में ही देखना है, कि इन चारों में दिन ही देखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैंसल्ड एंड रिसीव्ड, वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज हाईएस्ट। अब देखो कि लेट्स सी हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। मंडे को कैंसलेशन कम है, थर्सडे से कैंसलेशन कम है और ऑर्डर भी ज्यादा है। लॉजिकली थिंक, मंडे हैज मोर ऑर्डर्स बट लेस कैंसलेशन, तो डेफिनेटली मंडे कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ऑर्डर आए पर कैंसिल कम हुए। अब देख लेते हैं ट्यूसडे को क्या रहा। ट्यूसडे को 40 कैंसिल हुए आउट ऑफ 400, तो ट्यूसडे इट इज 10%। थर्सडे को 550 ऑर्डर्स है and it is 60, right? So Thursday it is 60 by 550 cancelled और into 100 कर देंगे, so that will be 2 by 11, 120 by 11, so 11 into 10 is 110 and 9 10.91% आ रहा है। And Saturday we have 75 cancelled out of 700, so 75 by 7 is 75 by 7 is 10.71, so this is 10.71, so definitely Thursday को highest cancellation. It is not necessary if the number of orders cancelled is high, that means higher cancellation rate. So although the orders cancelled are highest on Saturday, but that day orders received are also accordingly high. The average orders received on weekends, Saturday, Sunday, is what percent more than the average orders received on weekdays? Okay, so again simple question. आपको orders received का average निकालना है. So Saturday and Sunday, these are the 2 days. में कितना है 650 plus 700 by 2 क्या आएगा आपका 675। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना है बाकी दिन का एवरेज। तो ऑफ कोर्स आप ऐड करके एवरेज निकालते हो। नाउ लेट अस आल्सो लर्न हाउ टू फाइंड एवरेज थ्रू ग्राफ्स। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है आप सिर्फ ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आपको एक्चुअल निकालने की जरूरत नहीं। लेट अस सी हाउ। देखो एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, एक सेंट्रल नंबर लेते हैं। ठीक है, सपोज हम एवरेज मान के चलते हैं 500 हमने एवरेज माना, तो जितना यहाँ डिक्रीज है वहां इंक्रीज है, तो ये ऑफसेट हो जाएगा। एवरेज इन तीनों का निकालोगे 500 ही आएगा। अगर दोनों साइड डिविएशन बराबर है, ठीक है, लेफ्ट में भी उतना जा रहा है, देखो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपेयर करना है क्योंकि वैल्यूज ऐसे दी, वैल्यूज आर ऑन एक्स एक्सिस। अगर वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस होती है तो वर्टिकल कंपैरिजन। तो सेंट्रल एवरेज है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, फ्राइडे एंड थर्सडे exactly same, so they will cancel out and the average remains this line. Now Tuesday and Wednesday, Monday, they are also on the same distance, so they will cancel out the average, so the average will be 500. बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करते हो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? आप 5 वैल्यूज ऐड करोगे और 5 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा। बट ग्राफ देखिए, ऑब्जर्व करना इज अ स्किल। समटाइम्स इफ कैलकुलेशंस बिकम स्लाइटली इंटेंस, मतलब जहाँ पे थोड़ा आपको हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा लगानी पड़े, वहां पे ये टेक्निक बहुत सुपरबली काम करती है। okay? So we will get that the average will be equal to 500. So this is 500 on weekdays. Now it is saying weekends is how much more than 500. So 175 more, 175 by 500, or rather direct divide by 5 because we need to multiply by 100 also. 3 is 35%. Okay, so easy questions है, just graph reading skills we are learning. बिकॉज अगर कई लोगों को ग्राफ ही पढ़ना नहीं आता है और ऐसे बेसिक टेक्निक्स नहीं आती, तो होता क्या है, अगर आपको ऐसे बेसिक नॉलेज होती है, जो क्विक फिक्सेस होते हैं, सब ग्राफ रिलेटेड हैक्स आते हैं, सो यू सेव टाइम, तो हो सकता है आप जो दूसरा सेट आधा कर पा रहे थे वो आप कंप्लीट कर पाओ। विच डे सॉ द हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैंसल्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस डे? ठीक है,
अच्छा, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है? ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है कि आप ये ग्राफ ऐसे देखोगे, क्योंकि हमारी हैबिट होती है लाइन ग्राफ देखने की। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बराबर है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, एक ही में डिक्रीज हो रहा है। और लाइक मंडे आपको दिख रहा है, ऑप्शन में मंडे नहीं है, ठीक है। बट ये देखो कि ये संडे मंडे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो इट इज नॉट फ्रॉम like Monday is the first day. So if you start from Monday, right, then Tuesday, then Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. तो इस ऑर्डर में आपको देखना है, इस ऑर्डर में देखना है। तो हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज ट्यूसडे, तो मंडे से ट्यूसडे में सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मंडे से ट्यूसडे में कितना डिक्रीज हो रहा है? 55 से 40। ट्यूसडे को कितने का डिक्रीज हो गया? 15/55। फ्राइडे को थर्सडे से कितना डिक्रीज हुआ? दैट इज 20 का डिक्रीज हो गया, राइट। तो यहाँ पे 60 था, 20/60 हो गया। एंड देन संडे को कुछ डिक्रीज हुआ, संडे को, हाँ, यहाँ पे फिर से डिक्रीज हुआ है। दिस इज 10 एंड 15, 15/70। तो डेफिनेटली ये तो बेटर है, राइट, कम में। तो देखो 20/60 इज 33.33%, वन थर्ड। और ये उससे कम होगा, 15/55 इज लेस ऑफ कोर्स। लाइक देखो 50, ऐसे सोचो, अगर कैलकुलेशन नहीं करनी, ऐसे सोचते हैं कि 15 में से लाइक 55 में से 15 कैंसिल हुए थे, ठीक है, ट्यूसडे को। फ्राइडे को क्या हुआ? 5 नए ऑर्डर आए और 5 के 5 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो आप, कैंसिलेशन बढ़ गई, इजंट इट? 55 में से 15 कैंसिल थे, मतलब पोर्शन निकालना है, राइट, वी आर फाइंडिंग फ्रैक्शन। अगर 5 के 5 बढ़ा दोगे तो परसेंटेज बढ़ जाएगी। या कोई भी ऐसी चीज देख लो कि 55 में से 15 डिफेक्टिव आइटम है और नेक्स्ट 5 डिफेक्टिव आइटम सारे के सारे डिफेक्टिव हो गए, तो आप कहोगे उसका रेट बढ़ गया, राइट। तो विदाउट कैलकुलेटिंग वी कैन लॉजिकली ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन। सो लॉजिक इज मोर इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन से सेकेंडरी। हर जगह कैलकुलेशन नहीं लगानी होती है। लॉजिकली इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, you are better off than those who are just simply doing calculations. Okay, the next question says the delivery rate is defined as the percentage of orders delivered out of successful orders. Now, what is successful orders? Order received minus orders cancelled on the same day. ठीक है, तो क्या कह रहा है? डिलीवरी रेट क्या होता है कि अब जैसे ऑर्डर रिसीव हुए, कुछ कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए, जो बचे वो आर सक्सेसफुल ऑर्डर्स, और उसका जो परसेंटेज अगर सेम डे डिलीवर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी रेट, ठीक है। And they have given the delivery rates of all these 7 days, and so जो अब बच गया वो अनडिलीवर्ड होगा। तो बेसिकली इस तरह से सोचो, ऑर्डर रिसीव हुए, रिसीव से कुछ कैंसिल हो गए, तो जो बच गए वो सक्सेसफुल हो गए, सब सेम डे डिलीवरी हो गए, और जो बच गए वो अनडिलीवर्ड ऑन सेम डे, सो बाद में डिलीवर लेटर होंगे, वो डिलीवर होंगे बट लेटर होंगे, okay? तो दिस इज सेम डे डिलीवरी अपॉन सक्सेसफुल ऑर्डर्स इज डिलीवरी रेट, ठीक। यहाँ पे कह रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स अनडिलीवर्ड ऑन द सेम डे वाज ऑन। अब यहाँ पे क्या है कि हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सो व्हेनेवर इट इज सेइंग हाईएस्ट और लोएस्ट, स्टिक टू दोस 4 ऑप्शंस ओनली। सो वी विल कैलकुलेट फॉर मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को ऑर्डर्स कितने हैं? 600 है, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे को 600 ऑर्डर्स हैं, वेडनेसडे को 500 ऑर्डर्स हैं, सैटरडे वी हैव 700 orders and Sunday we have 650 orders, ठीक है। अब इनके कैंसलेशन भी देखने हैं। मंडे वी हैव 55 cancellations, then Wednesday we have 45 cancellations, Saturday we have 75 cancellation and Sunday we have uh, 60 cancellations. तो सक्सेसफुल ऑर्डर्स कितने हो गए? 545, okay? Then Wednesday we will have 455, okay? 45 is cancelled on Wednesday,
then we have 625, and Sunday we have 590. These are the सक्सेसफुल ऑर्डर्स. अब हमें डिलीवरी रेट दिया है. अब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डिलीवर्ड वी हैव टू फाइंड अनडिलीवर्ड. तो क्या करो कि अब इनकी परसेंटेजेस कितनी है, 70, okay, then sorry, 80, Wednesday it is also 80, then Saturday Sunday 72 and 70. अब सेम डे डिलीवरी नहीं निकालनी है हमें निकालना है डिलीवर्ड लेटर, अनडिलीवर्ड ऑन द सेम डे. अनडिलीवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, 100 से सबट्रैक्ट कर लो 20%, 20%, 28% और 30%, ये निकालना है हमें. Isn't it? We are concerned about these values because हमें सेम डे डिलीवरी नहीं पूछी, हमसे पूछा डिलीवर लेटर. तो 545 देखो 20%, ये तो सबसे छोटा हो जाएगा, राइट. सो दिस इज नॉट द आंसर. 545 का 20% कर रहा है. बिफोर डूइंग द कैलकुलेशंस आल्सो जस्ट थिंक लाइक दिस. इसका 20% करना है, इसका 28 करना है. बड़ा नंबर 28%, बड़ा नंबर 30%. यू विल हैव टू डू द कैलकुलेशंस. तो 625 का 28% करते हैं और 590 का 3. सो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर. 59 into 3 is 177. ठीक है. 625 का 28% कर लेते हैं. बस बड़ा नंबर है बट परसेंटेज छोटा है. ठीक है. बड़ा नंबर विद बड़ा परसेंटेज डेफिनेटली इज अ हायर वैल्यू. लार्जर नंबर मल्टीप्लाइड बाय लार्जर परसेंटेज, बट स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर परसेंटेज वी माइट हैव टू चेक, राइट. ये डिवाइड बाय 100 करते हैं एंड देन वी गेट डिवीजन बाय 25. So 25 is giving us 4 and this is giving us 25. 7 into 25, 175. So close values, highest is on Sunday. Highest undelivered on Sunday. Okay, next question देखते हैं. If a total of 402 orders were delivered on Tuesday, how many orders placed on Monday were delivered after Tuesday? अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि 402 orders were delivered on Tuesday. तो पहले मंडे ट्यूसडे का एक चीज निकालते हैं कि orders received कितने हुए, that is 600 and undelivered is 55. And then Tuesday we have 400 orders received and 40 were undelivered. ठीक है. कितना बच गया हमारा, सक्सेसफुल कितने, सॉरी these are cancelled, received, cancelled. So this is successful orders. So successful orders will be 545 and 360 सक्सेसफुल ऑर्डर्स हैं. अब क्या कह रहा है कि डिलीवरी रेट इज 80% and this is 85%. So it is saying that how many orders placed on Monday were delivered after Tuesday. तो 80% तो मंडे को ही डिलीवर हो गए, 20% नॉन डिलीवर्ड रह गए. 20% निकाल लो, 54 into 2 108 plus 1 109. तो 109 डिलीवर लेटर होंगे, राइट. ये लॉजिक है. 109 orders of Monday were not delivered on Monday, they were delivered later. अब क्या है, ट्यूसडे को 402 डिलीवरीज हुई. ठीक है. 402 डिलीवरीज हुई. जो ट्यूसडे को डिलीवरी होगी दैट विल बी ऑफ टू काइंड्स. जो सेम डे होगी या फिर प्रीवियस जैसे मंडे वाली डिलीवरी होगी. ठीक है. सेम डे होगी और मंडे वाली होगी. तो सेम डे कितनी है, 380 का 360 into 85%. So 360 into 85, just think like this, 36 into 85, half and double कर लो, 170 into 18, 17 into 18 you will get 306. ठीक है. ऐसे सोचो, डेसिमल जीरोस की टेंशन न लो, 306 will be the answer. और दूसरा ऑल्टरनेट क्या होता है, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, which is 17/20, 18 into 17, सेम रिजल्ट आएगा. 306 सेम डे डिलीवरी हो गई. ठीक है. अब ट्यूसडे को कितनी डिलीवरी थी, टोटल 402 डिलीवरी थी. तो 306 सेम डे डिलीवरी हो गई ट्यूसडे वाली. तो रिमेनिंग मंडे वाली कितनी आ जाएगी, 96. तो 402 ऑर्डर्स हैं, 306 ट्यूसडे के डिलीवर हुए, 96 मंडे के डिलीवर हुए. और मंडे के कितने ऑर्डर बचे थे, 109 बचे थे. 109 में से 96 ट्यूसडे को डिलीवर हो गए
how many orders were delivered after Tuesday? So after Tuesday there will be 13 orders delivered. ठीक है, तो मंडे को आपके टोटल थे 545 प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो सक्सेसफुल थे. 109 वर नॉट डिलीवर्ड, मतलब डिलीवर्ड लेटर. नाउ Tuesday there are 402 deliveries, 306 on same day, so 96 from Monday जो कैरी ओवर डिलीवरी थी. 96 डिलीवर हो गई, पर 13 अभी भी बच गई. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग. Okay, so this was today's session. I hope you loved solving these sets. आज के sets easy थे, कोई भी ऐसे difficult नहीं था. बस ग्राफ रीडिंग और बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ही होता है कि आप डेटा को देखो और उसे इंटरप्रेट कर पाओ. तो हमने पाई चार्ट के कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स देखे, प्लस एक स्पाइडर चार्ट पे देखा, और एक हमने ये जो लास्ट वाला था आपका स्कैटर प्लॉट पे था, थोड़ा बेसिक लॉजिक देखा कि कहीं पे लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टैकल करते हैं. So if you want the PDFs of these sessions, please do join our Telegram group. वहाँ पे आपको ये सारे मिल जाएंगे. Okay. And if you are preparing for CAT and OMITS, you can uh, check out our mock tests for different examinations which are based on the latest pattern. And like we have separate mocks for CAT also, as well as bundle for all mock exams. So this was today's class. Please keep watching this series. हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कैसे अप्रोच करते हैं, टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में आपका स्कोर इंप्रूव करने में. So thanks for watching the video. Have a great day ahead. Goodbye.